बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका। अभी जो उसके सामने है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पर, दोनों इलेक्शंस के ऊपर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एक बड़ा अहम इंकशाफ करूंगा। मुझे नून लीग की जराए से ये पता चला और एक दो जराए से वो भी पता चला कि ये जो यूसुफ ज़फ़र गिलानी साहब की जो 7 या 8 वोट ज़ाया किए गए हैं, ये बेगम सफदर अवान साहिबा की इंटेंशन पे और उनके हुक्म के ऊपर नून लीग के सेनेटर्स ने इंटेंशनली किए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो बेगम सफदर अवान साहिबा के साथ मैकावली की सियासत और चलाकी की सियासत आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी कर रही थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पिछले 5 महीने से, इस पे लगी हुई थी। उन्होंने सिर्फ उनको सबक सिखाने के लिए, और ये आप मेरी इस बात को तकवीयत देता है आपके तंजीम साजी के जो माहिर तलाल चोई साहब का फौरन ट्वीट आया, फौरन रिजल्ट आने के बाद उसमें बिलावल जरदारी को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि और जनाब न्यूट्रल रहो और मुफाहमत की सियासत करो, दूसरे महीनों में और चुपो गने। तो ये मैं ओपनली इस बात का इंकशाफ कर रहा हूँ कि ये नून लीग की क़यादत खुसूसन बेगम सफदर अवान की टेंशन से जरा ये सारा कुछ हुआ है, और उल्टा ये हमारे ऊपर थोपे लगे हुए हैं। और उसको देखने के लिए और जज करने के लिए कि वो लोग जिनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी या नहीं किया, नून लीग की क़यादत ने ये कैमरे लगवाए थे और जिस भोंडे तरीके से सारा ये सिलसिला किया और फिर जनाब उसको हमारे ऊपर इल्जाम देने की कोशिश की, ये पूरी एक चलाकी या यारी मक्कारी और गोयबल्स की और मैकावली की और जनाब चांकिया की सियासत करने की कोशिश की। साहब जो गफूर हैदरी जो हारा है उसको वोट किसने नहीं डाला? उसको नून लीग ने नहीं डाला या पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला? नहीं, उसका ये है कि जो मिर्जा मोहम्मद अफरीदी था उसका एक तो फाटा के हवाले से एक एफिलिएशन था, दूसरा नून लीग के लोगों के साथ उसके जनाब अपने पर्सनल कुछ एफिलिएशन थी, उसकी बुनियाद पे जनाब वो इलेक्शन हारा है। ये तो सरे आम जनाब वोट खुद इन्होंने जिसने ज़ाया किए हैं। ये मतलब मेरा जो जराए है, जो इंकशाफ है वो यही है कि जनाब ये बेगम सफदर अवान ने पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए, आसिफ जरदारी को, बिलावल को सबक सिखाने के लिए ये सारे के सारा जनाब ये चीज करवाई है। और दूसरी चीज मैंने तो एक ये भी बात, दूसरा जो मामला है फजलुर रहमान साहब को सबक सिखाने के लिए नून लीग ने सारी स्ट्रेटजी की, उन बेचारों का क्या कसूर है? वो तो जगह जगह इनके लिए सर्व कर रहे थे, नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में उन्होंने बेचारों ने धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, उनका क्या कसूर? उनके साथ भी हाथ कर दिया है नून लीग ने। सर बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को और गफूर हैदरी साहब को तो जो अपने गुनाहों की सजा मिली है, जो वो चलाकियां करने लगे हुए थे अपनी करप्शन और बदयांती को बचाने के लिए और अपनी टकेमारी को बचाने के लिए, कहते हैं दो भी और चौकड़ियां भी, कि जनाब एक तो चोर बाजारी करे और ऊपर से फिर रियासती अदारों को आंखें दिखाए कि हम साथ में शरीक नहीं होंगे। उन्हें तो अल्लाह पाक की तरफ से सजा मिल ही गई, लेकिन जो बेचारा यूसुफ ज़फ़र गिलानी के साथ हाथ हुआ है वो बड़ा प्री प्लान्ड हाथ। अच्छा, दूसरा जो 7 चक्कर इन्होंने दिए थे पीडीएम ने, लानी ने और मुफाहमत की सियासत के पर लानी ने और गिलानी ने, वही 7 चक्कर वापस जनाब लानी को, परनानी को और जनाब गिलानी को जनाब वो वापस आए हैं। ये भी बकाफात अमल है, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से जो है एक तारीख जो है वो दोहराई गई है। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि अब इनको आराम आ जाना चाहिए। ये जो अगले 2.25 साल है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी राइट है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करें। इनको चाहिए कि अब इमरान खान साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के और हुकूमत के रस्ते में हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के बजाय आप पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए अपना एक असम्बलियों के अंदर और सेनेट के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा करें। और अब लॉन्ग मार्च में जाना कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं रहा। जी फयाज साहब, आप वज़ीर जेल खाना जात है, जेलें पहले ही ओवर क्राउडेड है, ऊपर से ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। वो कह रहे जी हमने लॉन्ग मार्च करना है, तो मेरा मतलब है कि आपने जेलें मजीद भरने के लिए कुछ गुंजाइश वगैरह पैदा कर रहे हैं? नहीं सर नहीं, ये मार्च करें उसके बाद धरना भी दें। मैं पिछले 2.25 साल से एक चैलेंज दे रहा हूँ बिलावल जरदारी साहब को और बेगम सफदर अवान साहिबा को कि ये 48 सेंटीग्रेड पे या आपके 5 सेंटीग्रेड के ऊपर, ये शराय दस्तूर पे, ये एक दिन नहीं, ये सिर्फ जना 12 घंटे बगैर छतरी के और बगैर तंबू कनात के ये जरा बैठ के या खड़े होके मुझे दिखा दें, फिर मैं इनसे पूछूंगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। बातें करना बड़ा आसान है, और फिर धरना दे। ये मैं कहता हूँ है ना, हम तो अल्लाह पाक के करम से अपने काज के अंदर फेयर थे, हमारा लीडर भी फेयर था, 126 दिन चल गया।
मैं इनसे पूछूंगा तुम दो ना जरा, 7 एक दिन दो, हफ्ता एक दो ना। मैं मौलाना जनाब फजल रहमान साहब से भी पूछूंगा फिर कि 7 दिनों में पता चल जाएगा जनाब कि आप धरना देते हैं। पहले जो साहब दो सवाल है, एक तो पीडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी ये चोरी किया गया है, हमसे ये छीना गया है इलेक्शन। देखिए ये वोट डला है यूसुफ गिलानी को, जो 7 रिजेक्ट हुए हैं, वो एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसी बॉक्स में मोहर लगी है। एक तो ये, दूसरा ये कि सादिक सिंजरानी साहब से भी ज्यादा तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार बने मिर्जा मोहम्मद अफरीदी साहब, उनको वोट मिल गए। तो क्या आप ये समझते हैं तहरीके इंसाफ को ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की निस्बत ज्यादा मिल रही है, या इत्तेहादी की निस्बत ये ज्यादा ले गए, क्या चक्कर है? देखो बात ये है कि आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो ट्रैक्टर ढीला। मतलब है आप 7 बंदे जनाब मुस्तरद कर दे आपकी दफा और आप उससे फायदा उठा ले, तो ये रासलीला है। ये जनाब बहुत अच्छा काम है, ये आइन और कानून की अलमदारी और जनाब अलमबरदारी है। ठीक है जी, अपने हाथ के साथ हैंड हो जाए और 7 बंदे जनाब वोट मुस्तरद हो जाए, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और इनके चेहरे देखने वाले थे, वो शाकर शुदाबादी ने कहा था ना, तू शाकर आप से आ रहा है सड़ी शक्ला वेखा लास्ट में पुट। आज इंसानों की शक्लें वो देखने के काबिल थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से एक मकाफात अमल हुआ है। इनको अल्लाह पाक की तरफ से जरा ये जो जितनी चपेड़े लगी है ना, अब इनको समझ आ जानी चाहिए। अब इनको याद आ रहा आइन और कानून। इमरान खान साहब कहते थे ना ओपन हैंड कर लो, ओपन बैलेट कर लो, उस वक्त तो आते नहीं थे। हमने तो कहा था आज अगर ये तौबा तायब हो जाए, इनमें इखलाकी जरूरत हो, या आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हाँ जी फौरी तौर पर सेनेट का इलेक्शन जो है ओपन बैलेट के साथ होना चाहिए। हम कहेंगे ओके आओ, लेकिन इनके दिलों में चोर था, इन्होंने खरीदो फरोख्त करनी थी। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी साहब को वोट ज्यादा किस तरह मिले हैं सिंजरानी साहब से? भाई उसकी किस्मत है उसामा गाजी भाई, तानू की परेशानी हुई है, तो ज्यादा लाभ कह रहे थे। मुड़ मुड़ छोड़ यार देखो ना, ये बड़ा दिलचस्प हाल है कि देखो दोवें कैंडिडेट मुश्तरका कैंडिडेट ने, देखो उसका ताल्लुक जो है वो क्योंकि से फाटा से, क्योंकि मैं अर्ज कर रहा हूं कि नून लीग की तरफ से मरियम साहिबा ने भी कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये तो हमारे जमात के थे मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, इनको तो जनाब तहरीक इंसाफ को अपना बंदा में नहीं मिला, इन्होंने हमारा बंदा डिप्टी चेयरमैन के लिए खड़ा किया। भाई जब इनका था तो फिर इनको चाहिए था कि यार फिर सपोर्ट कर देते ना, इन्ना ही इन्होंने शौक सी और इन्होंने प्यार थी कि जनाब हमारा बंदा है। तो है ये फजल रहमान साहब को तो बस कर भी ना, अंडर एड कर भी, ओपन भी करते ना इखलाकी जरूरत के साथ। अच्छा, आप साबक जो सरकारी मराज याफ्ता साफी हैं चौहान साहब, साबक सरकारी मराज याफ्ता साफियों के ट्वीट्स आ रहे हैं, वो बड़ी सफ़े मातम छाई हुई है। कभी वो फौज के इदारों के ऊपर, ISI के DG, आर्मी चीफ के ऊपर, कभी वो कह रहे हैं कश्मीर भेज दिया। उनको क्या एकदम से मरोड़ उठ रहे हैं? आपने मैं खरल साहब इस पर बड़ी तसल्ली से आपके जवाब हुआ, काइंडली सुनिएगा। आज सुबह जब ये कैमरे का सारा ड्रामा हुआ, मैंने 2-3 लीडिंग TV चैनल में बात रखी, मैं आपके सामने भी रखूंगा। जिस भोंडे अंदाज से कैमरे लगाए गए ना, ये कतन भी किसी प्रोफेशनल अदारे या प्रोफेशनल फर्द का काम नहीं था कि जो जासूसी का प्रोफेशनल फर्द, चाहे वो अदारा सिविल हो या गैर सिविल हो, ये तो सारी दुनिया को समझ आ गई ना कि बड़े भोंडे तरीके से कैमरे लगे जो नॉन प्रोफेशनल लोगों का काम था। पहली चीज ये क्लियर होगी। अब नॉन प्रोफेशनल के हवाले से 2 चीजें हैं, या सेनेट है या इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन से बूथ आए, इलेक्शन कमीशन की जनाब के ज़ेरे इस्तेमाल प्रेमिसेस था, इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन के अंदर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ था। पहला तो उनके ऊपर एक शक आता है, दूसरा सेनेट की मैनेजमेंट के ऊपर इंतजामिया पे आता है। सेनेट का जो चेयरमैन कल शाम से लेकर दोपहर तक 5-6 बजे तक वो संजरानी साहब नहीं थे, वो हमारा हुकूमत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो हर 2 सूरतों में, चाहे सेनेट के अमले की गफलत है या इलेक्शन कमीशन के अमले की गफलत या उनका क्रिमिनल कोई एक्टिविटी है, दोनों सूरतों में मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखूं, आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जो अंधा जुर्म होता है ना, चाहे कत्ल हो, डकैती हो, चोरी हो, उसमें जो सुराग लेके आता है ना, अक्सर जो खुद लेके आता है सुराग, अमूमन वही कल्प्रेट होता है। ये एक हिस्ट्री है जनाब अंधे सुराग जुर्म की। तो ये जो भागे भागे मलक मुसद्दक साहब और जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब 007 बने ना जेम्स बॉन्ड, और सीधा जाके ठक 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 करके उन कैमरों में जाके जनाब ये बजे हैं, तो ये जनाब ये खुद कल्प्रेट है, इन्होंने सारी ड्रामेबाजी खुद की है।
अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ से, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा हो गया है, इंडिपेंडेंट भी हो गया है, उसके वारे वारे न्यारे जा रहे हैं जनाब अपोजिशन PDM कि इतना ज़बरदस्त इदारा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो खड़ा हो गया है, तो अब वो वहाँ जा रहे हैं, तो अगर उनके हक में फैसला आता है फिर आपको मंजूर होगा? जाए ना जी, अच्छी शौक से जाए, हमने कब इनकार किया है, जाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी लोगों को यहाँ तो कोई प्रूफ नहीं है, वहां पे तो पिछले इलेक्शन में प्रूफ थे, ऑडियो थी, वीडियो थी, चैट थी, गुलाम अब्बास अफरीदी के चैट्स मौजूद है, उसका फ्रंटमैन आदिल शाह 50 लाख अपना कमीशन रख के 8 लाख 10 लाख की डील कर रहा है। अली हैदर गिलानी की वीडियो है, अली हैदर गिलानी की नासिर शाह के साथ, वजीर इत्तलात सिंध के साथ ऑडियो है, जिसके अंदर आसिफ जरदारी साहब की तरफ से 8 के बजाय 6 करोड़, 10 के बजाय 8 करोड़ लेन देन के सारे मामला तय हो रहे हैं। उस पर अगर इलेक्शन कमीशन इतनी ज्यादा फुर्ती से तो इसके ऊपर भी कि जिसपे कानून वाजे तौर पे, जो मोहसिन अजीज साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कानून पढ़ के सुनाया, उर्दू में सुनाया कि जनाबे वाला कैंडिडेट के सामने जो खाना है उस पे मोहर लगानी है। जब कैंडिडेट के ऊपर, जनाब हम भी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, इस तरह का जो होता है ना बैलेट पेपर, वो रिजेक्ट ही होता है और क्लियर कट उस पर लिखा हुआ है। और ये जनाब सेनेटर है, ईवान बाला है, ईवान बाला के जनाब अब ये हाय अम्मी और हाय खाला करना शुरू हो जाए या अपोजिशन वाले, तो फिर इनको शर्म आनी चाहिए कि ईवान बाला के मेंबर होके, इतने सीनियर पॉलिटिशियन होके आपको रूल का रेगुलेशन, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ जाए, जाके चक्कर लगाए सारा, दाएं बाएं जाए, ये हुआ क्या कि पहले जी पहले यूसुफ गिलानी साहब शिकस्त मिलती है और 7 वोट जो है रिजेक्ट होते हैं उनके, तो अब अगली दफ़ा वहाँ पीपल्स पार्टी गुस्से में आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद होता यह है कि अब तो एक भी वोट रिजेक्ट नहीं होता और क्लियर कट मेजॉरिटी मिल जाती है हुकूमती इतिहाद को। कहीं पीपल्स पार्टी ने फिर गुस्सा तो नहीं निकाला कि नून लीग या दूसरों ने, इतिहादियों ने उस तरह साथ नहीं दिया, तो ठीक है फिर अब हम भी दिखाते हैं, मैदान में आते हैं इनके साथ? बस ये 7 का पढ़ा जो ना, ये पिछले 2 हफ्ते से जो है मुल्क में चल रहा है, जो 7 चक्कर इन्होंने दिए थे घूम फिर के वापस 7 चक्कर इनको आए हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ एंड रिजल्ट ये है कि अब इनको सुकून आ जाना चाहिए, नानी को भी, मुफाहमत की सियासत की परनानी को भी और गिलानी को भी, इंसानों को अब सुकून, शांति मिल जानी चाहिए और पुरसकून तरीके से जो है पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम वो नहीं रुक रहे, वो कह रहे हैं कि हम अदम इत्मीनाद भी ला सकते हैं, सादिक सिंजानी के खिलाफ अदम इत्मीनाद भी ला सकते हैं, वो इस पर भी सोच रहे हैं। ला ही रखो फिर अड्डी टप्पा जो ना, ये अड्डी टप्पा इनको को लगा ही रखो फिर जो ना, ये छितर भी खाओ, प्याज भी खाओ। साबिक सरकारी इमरार याफ्ता साफी बुजदार साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? रोज कहते हैं वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया, ये क्या तमाशा है? क्या मसला क्या है? बात ये है, बुजदार साहब हो गए, फयाज चौहान हो गया, कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो गया PTI का, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की और पार्टी की है। जब पार्टी की क़यादत का, इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म का एतमाद जिसके साथ है वो खड़ा है, और उस बार बुजदार साहब के साथ एतमाद भी, उसका साथ भी इमरान खान साहब का मौजूद है। जब मौजूद है तो फिर मैं तो 2.5 साल से जना कहता आ रहा हूँ कि क्यों इतना वक्त जाया करते हैं बुजदार साहब के पीछे। जितना वक्त बुजदार साहब के पीछे उस करैक्टरों ने और फैक्टरों ने किया जिसका आप कह रहे हैं खिरन साहब बार बार, वहाँ इतना काम कहीं और लगाया होता तो पता नहीं इनको कितना कोई अल्लाह की तरफ से जना कोई जना वो मिल चुका होता फैज, है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुजदार साहब को इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है। चौहान साहब आप भी तो जुल्म कर रहे हैं ना, साफियां के लिफाफे बंद होए ने, उन्होंने ओहदे सरकारी बंद होए ने, उन्होंने सारे तुसी रोना पिटना पिया, ना वफाकी हुकूमत को शायद दे रही है, ना सूबाई हुकूमत को लिफाफे को ओहदे कुछ उन्होंने अथरू पूंजो ना, वो बेचारे यूट्यूब से आ गए, बेरोजगार हो गए ने, तनख्वाहां घट गई ने। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, बड़े बड़े साफी जो है यूट्यूब पे आए हुए हैं, अब वो यूट्यूबर है ना, ग्राउंड पे कुछ सोचे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हवाले से कुछ उनके बारे में सोचे, मतलब देखो ना, अच्छा, प्रोग्राम में ऐसे को शामिल कर ले, ऐसे जो बेरोजगार। अच्छा चौहान साहब, वज़ीर आज़म ने जा सकता, एक तो हलफ लेने की बात आई है, सेनेटर से हलफ लिया गया कुरान मजीद पर, और ये खबरें बहुत ज्यादा आई कि कुछ ने इनकार कर दिया कि जी हम नहीं हलफ लेते, कि जी किस तरह हम वोट डालेंगे, क्या करेंगे वोटिंग से पहले आज। हाँ, इस पे भी मैं बड़ा दिलचस्प आपको जवाब दूंगा जो बाकी शायद आप उस अंदाज से नहीं देंगे। मुझे ये बताओ, आप अदालत पे हम जाते हैं तो किस पे हलफ देते हैं? अदालत हलफ लेती है ना गवाही देने से पहले, या कोई जनाब आप बात करने लगे कुरान मजीद पे लेते हैं ना। अब सिर्फ पूछा जाता है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा।
मेरी पूरी बात कंप्लीट हो रही है ना, मैं बड़ी दिलचस्प बात है, आप सारे एंजॉय भी करेंगे और को भी समझ आएगी। कुरान पाक के ऊपर हलफ की बात हुई ना, खबर उस वक्त थी कि जब उनसे कहा जाता कि गीता पे बाइबल पे जरा हलफ दो, वो कहते जरा नहीं जी असि तो मुसलमान है, साढ़े को क्यों ला रहे हो, खबर तो तब थी। और भाई एक मुसलमान से अगर किसी हवाले से कमिटमेंट के हवाले से हलफ लिया जा रहा है तो भाई कोई हलफ लेना बुरी बात तो नहीं, पहली चीज हलफ लेना कोई बुरी बात तो नहीं किसी मुसलमान से। तो किसी जनाब हिंदू से आप गीता पे लें, क्रिश्चियन से आप बाइबल पे लें, उस पे ले सकते जो मुकद्दस तरीन उनकी किताब है। तो एवरी ड्रामा बनाया हुआ है, वो बात वही असद खरल साहब वाली है, किस्म के करैक्टर एक्टर और फैक्टर है जो छोटी छोटी चीज को जो है हुकूमत की उसको बड़ा हाईलाइट करने लगे हुए हैं, अदरवाइज इसमें है कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, अगले 2 माह जो हैं वो बड़े अहम हैं, और आपको लगता है कि कोई ये लॉन्ग मार्च की वजह से इससे कोई इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके लिए इमरान खान कह रहे हैं कि जी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश होगी अपोजिशन की तरफ से। उन्होंने तो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से भी कहा है कि मुनज़्ज़म रहे पार्टी। देखिए गाई साहब, इमरान खान साहब है कप्तान, बाय बर्थ वॉरियर है, वॉरियर, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना, किया मैंने उस खाकदार से किनारा जहां रिज्क का नाम है आबुदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी ज़ाहदाना। ये है इमरान खान साहब का मोटो और मैनिफेस्टो। तो जनाब उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा ठीक है तैयार रहो, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, और ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है अपने अपने अब्बू जी को और अपने अपने जनाब अहलो अयाल को बचाने के लिए और अपने माल को बचाने के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं डटा हुआ हूँ, पूरी पार्टी का तमाम ओहदेदार भी अगर मेरे साथ नहीं होंगे मैं अकेला भी लड़ूंगा। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने एक लीडर होने का सबूत देते हुए एक जनाब मैसेज भी है। वो 15-16 लोगों का क्या होगा जो बिके हैं, या 30-35 की कमिटमेंट थी, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी 20 का कहा, लेकिन बाद में 15-16 रह गए, तो उनका क्या बनेगा? कोई अगले इलेक्शन में उनके बारे में सोचा जाएगा? वो जरा आप तो उस तरह पूछ रहे हैं, मारा क्या होगा कालिया, हाँ इसी तरह उनका पूछने लगे, उनका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने 2018 के इलेक्शन के अंदर जिन जिन लोगों ने 2015 के इलेक्शन के अंदर जो जो लोग बिके थे उनके खिलाफ एक्शन लेके 20 बंदों को पार्टी से निकाला था। और पिछले आप 25 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, सेनेट के इलेक्शन के अंदर जेयूआई फजल रहमान वाले तो इस्तेहकाक अपना समझ के हमेशा बिकते हैं, और अपनी लीडरशिप मौलाना फजल रहमान साहब की कंसेंट पे बिकते हैं। वो ने कहते हैं हाँ जी खाओ अथोवी तो प्लथोवी। तो जनाब उन्होंने तो कभी एक्शन नहीं लिया। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने एक्शन लिया, तो इंशाल्लाह बेगम रहे। अच्छा चले चौहान साहब, अब चेयरमैन भी आपके आ गए, डिप्टी चेयरमैन भी आ गए, लेकिन सेनेट में फिर भी आप कानून साजी उस तरह नहीं करवा सकेंगे, मेजॉरिटी आपके पास नहीं है। 2/3 तो बहुत दूर की बात ना, इन्हीं तरमीम तो छोड़ ही दें, वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर नहीं कि अब इमरान खान साहब ठीक है कहते जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये करप्ट हैं इनके साथ, लेकिन बैठकर बातचीत हो सकती है, उनके लोगों से तो बात हो सकती है ताकि मुल्क आगे बढ़े, कोई कानून साजी हो, कोई मुल्क में बेहतरी के लिए, कोई इकोनॉमिक बेहतरी के लिए कोई एक एजेंडा आए, इनके साथ बैठकर बात की जाए। आपने अगर ये खुफिया वोटिंग खत्म करनी है उसके लिए भी तो उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो अब इस तरफ आए, अब हो गया सेनेट इलेक्शन भी हो गए, सारा कुछ हो गया, अब आगे देखें। आपकी बात 100% दुरुस्त है, बिल्कुल होना चाहिए। मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल रिवाइवल होना चाहिए, इकोनॉमिकल मिसाके मईशत होना चाहिए, मिसाके माशरत होना चाहिए, मिसाके जमहूरियत होना चाहिए, मिसाके पार्लिमानी सिस्टम होना चाहिए, लेकिन मिसाके करप्शन तो नहीं ना होना चाहिए कि आपस में तय कर लो हाँ जी तुसी खरबा डॉलर की पुरानी लुटमार की पिछली माफ तो जनाब अगली शुरू करो, ठीक है ना जी। तो ये तो नहीं होते ना, आगे दौड़ से पीछे छोड़, करप्शन के इस इशू पे तो नहीं। तो इमरान खान साहब ने कब इनकार किया कि नहीं बैठना? वो तो कहते हैं बैठो बैठो, बैठ के जरा इस मुल्क को बेहतर करने को। ये कहते हैं साढ़े मुल्क नू नहीं साढ़े अब्बा जी को बेहतर करो। इनको अपने अपने अब्बा जी की पड़ी हुई है, इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जो सर से लेके पाँव तक जो है ना, सर के हर बाल से लेके पाँव के नाखून तक ये जो करप्शन के और लैब के केसेस में लुथड़े और डूबे हुए हैं, ये कहते हैं सानू उठो बचाओ। तो भाई ये तो फिर 2.5 साल हो गए, काम सियासी कैसे खत्म होगा? बाबर साहब चौहान साहब, सेनेट के इलेक्शन भी हो गए,
चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गए। इमरान खान साहब ने असम्बली से इत्तेफाक का वोट भी ले लिया। अब जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि मुल्क से महंगाई जो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी, इसका खात्मा कब होगा? हुकूमत कब इन लोगों को रिलीफ देगी? सारी कौम जो है वो हुकूमत की तरफ देख रही है कि उनके हालात कब बदलेंगे। डोगर साहब, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, तसल्ली से इसका जवाब सुनिएगा। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, छोटा मोटा एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, प्रैक्टिकल एक वर्कर भी हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं तीनों भाई कि मईशत उस वक्त तक नहीं चलती जब तक उसका बुनियादी स्ट्रक्चर जो है ना वो एस्टेब्लिश ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए। और बुनियादी स्ट्रक्चर जो होता है किसी इकोनॉमी का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स होते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का आलम यह था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका डेफिसिट $40 का था और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जनाब आपका 21 अरब डॉलर का जनाब ये छोड़ के गए थे 2018 में। अब इस वक्त अल्लाह पाक के करम से आपका करंट डेफिसिट जो है वो खत्म होके आप प्रॉफिट के अंदर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जा रहा है। ये 2.5 सालों में बावजूद इसके कि हमारे उसका फायदा आवाम को कब पहुंचेगा? उसका फायदा आवाम को कब पहुंचेगा? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पूरी बात सुन लेना। अब इसके असरात आएंगे आपकी बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल। अभी जो महंगाई है ये पिछले 15 साल, 10 साल की पॉलिसीज के नतीजे में थी। अब जो इमरान खान साहब की क़यादत में हमने बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर बेहतर किए, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड किया, हमने अपने इंपोर्ट्स कम की, हमने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हमने अपने बेहतर किया, कॉटन इंडस्ट्री को बेहतर किया। इसके असरात अगले 10 सालों तक आप महसूस करेंगे और फिर आपका इन्फ्लेशन रेट भी नीचे आएगा, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर आएगी, आपके जितने बाकी जनाब तजारत, ट्रेड हो गई, आपकी ज़राअत होगी, सनत होगी, ये सारी की सारी मजबूत होगी इंशाल्लाह। सर 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि अगली गवर्नमेंट भी आपकी होगी और 10 साल के बाद शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा आने और बाकी बात आपकी ठीक है। अच्छा फयाज साहब, एक और चीज, अभी इमरान खान साहब ने उस्मान बुद्दा साहब पर तो इत्मीनान का इजहार कर दिया और ये भी कहा कि पंजाब में एक मरतबा फिर इंतजामी तब्दीलियां होंगी। तो मुझे बताएं किस किस्म की तब्दीलियां हो रही हैं? कोई चीफ सेक्रेटरी चेंज कर रहे हैं, IG चेंज कर रहे हैं, कौन नया आ रहा है, कौन जा रहा है? अच्छा, इस पे मुझे भी कोई खास नहीं है जाना। मैं पिछले कोई 5 दिन से पिंडी में अपने हल्के में आया हूँ। तो बाकी ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का। एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जो चीज बेहतर समझे अपनी टीम को रीअरेंज करना, उसकी अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं। ठीक हो गया भाईजान, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।